गुड इवनिंग। हम लोग बायो का सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। द टॉपिक इज़ कंट्रोल एंड चैप्टर नेम इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में मैं फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के आपको नोट मेकिंग किस तरह से आपको सबमिट करना है नोट्स बना के ग्रुप में, ये भी बताऊंगा। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट पैराग्राफ जो हम लोगों का है, मैं ये पैराग्राफ वाइज इसलिए बोल रहा हूँ कि हर पैराग्राफ में कोई एक ना एक सेंट्रल आइडिया ज़रूर होता है जिसको आप लोगों को ढूंढना है कि अच्छा इस पैराग्राफ में मुझे ये समझाया गया है। तो सबसे पहले कि ये जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो ये सब टॉपिक इसका जो होगा वो होगा इंट्रोडक्शन। बाकी जो सब टॉपिक होगा वो आपको दिख रहा होगा इस चैप्टर में, लेकिन ये जो स्टार्ट हो रहा है तो इंट्रोडक्शन लिख के नोटबुक में पॉइंट वाइज हम लोगों को इसके मेन आइडियाज़ को नोट डाउन करना है। तो अब जैसे इंट्रोडक्शन टॉपिक में पैराग्राफ वाइज मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ढूंढूंगा जिसको मुझे लिखना है। सो लेट अस मूव। In the previous chapter, we looked at life processes involved in the maintenance function in the living organism. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेंटेनेंस फंक्शन के लिए कुछ लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया। देयर वी हैड स्टार्टेड विथ ए नोशन वी ऑल हैव दैट इफ वी सी समथिंग मूविंग इट इज़ अलाइव। लास्ट जो हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया बायो का, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही ये था कि कब आप किसी चीज़ को अलाइव या डेड बोलेंगे। तो उसमें ये बोल रहा था कि क्या कभी कोई चीज़ अगर मूव कर रही है तो उसको अलाइव बोल दिया जाए। तो उसी की बात करा जा रहा है यहाँ पे कि देयर वी हैड स्टार्टेड विथ अ नोशन वी ऑल हैव दैट इफ़ वी सी समथिंग मूविंग इट इज़ अलाइव। कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो अलाइव है। सम ऑफ दीज मूवमेंट्स आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एज इन प्लांट। अब देखो यहाँ पे अब सेंट्रल आइडिया इसका आने लगा है। सेंट्रल आइडिया इसका आने लगा है कि भाई मूवमेंट जो है वो किस कारण हो रही है। अब एक इसमें सेंट्रल थीम, हर एक कोई भी चीज़ आप पढ़ोगे तो उसमें होगा कि एक होता है कॉज और उसके कारण कुछ चीज़ें होती है, उसको बोला जा रहा है इफेक्ट। तो जहाँ भी हो सके ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करिए, ठीक है। जैसे अभी बोला गया मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो मूवमेंट हो रहा है तो अब इसके पीछे का कॉज क्या है। तो अब ये बोला इन प्लांट इट इज़ ग्रोथ। इसका मतलब प्लांट में जो मूवमेंट है वो ग्रोथ के कारण हो रहा है। ग्रोथ इज़ द कॉज और उसका इफेक्ट हम देखते हैं कि वो प्लांट मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, उसका हाइट बढ़ रहा है, या अगर मैंने सीड को ज़मीन के अंदर डाल दिया तो वो सॉइल को हटा के ऊपर आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखो सम ऑफ दीज मूवमेंट्स आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एज इन प्लांट। इसका मतलब प्लांट में जो मूवमेंट है वो ग्रोथ के कारण हो रही है। अ सीड जर्मिनेट एंड ग्रो and we can see that the seedling moves over course of a few days. It pushes soil aside and comes out. तो soil को push करके seedling moves out. But if its growth were to be stopped, this movement would not happen. इसका मतलब अब growth को stop कर दो तो movement नहीं होगा। तो जो movement है वो यहाँ पे closely linked with growth है। किस केस में, प्लांट्स के केस में। लेट अस मूव फर्दर। दिस मूवमेंट वुड नॉट हैपन, ठीक है। सम मूवमेंट्स एज इन मैनी एनिमल्स एंड सम प्लांट्स आर नॉट कनेक्टेड विथ ग्रोथ। मतलब एनिमल्स में और कुछ प्लांट्स में जो मूवमेंट हो रहे हैं वो ग्रोथ के कारण नहीं हो रहे हैं। जैसे कि ए कैट रनिंग, ए चाइल्ड प्लेइंग ऑन स्विंग्स। तो चाइल्ड जब स्विंग्स में प्ले कर रहा है तो वो मूव हो रहा है, इसका ये थोड़ी मतलब है उसका ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ हो रहा है लेकिन जो मूवमेंट मुझे दिख रहा है वो ग्रोथ के कारण नहीं दिख रहा है ना। अब एक कैट रनिंग, तो कैट रन कर रही है तो इसलिए मूवमेंट दिख रहा है मुझे। शायद वो कैट चूहे को देख के भाग रही है। तो कैट ऐसा नहीं है ना कि वो मूव की क्योंकि ग्रोथ हुआ। ग्रोथ तो हर बॉडी में कुछ ना कुछ हो ही रहा है, लेकिन कैट का मूवमेंट इज नॉट ड्यू टू ग्रोथ। जैसा प्लांट में हम लोगों ने देखा था, प्लांट में मूवमेंट इज ड्यू टू ग्रोथ। तो अब ये फर्स्ट पैराग्राफ जैसे देखो, बफेलो च्यू कर्ड, दीज आर नॉट मूवमेंट कॉज्ड बाय ग्रोथ।
तो अब ये जो पहला पैराग्राफ मैंने पढ़ा, तो सबसे पहले हम लोग जो नोट्स बनाएंगे, नोट्स में मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया कि जो सब टॉपिक है मेरा वो इंट्रोडक्शन है सबसे पहले, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में पहला पैराग्राफ जो है, तो पहला पैराग्राफ को ये कोशिश करो कि एक या दो लाइन में या एक फिगर में कन्वर्ट हो जाए बस। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थीम इज, क्या है इंपॉर्टेंट थीम इसका? ग्रोथ और नॉन ग्रोथ के कारण मूवमेंट्स होता है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट थीम इज मूवमेंट्स, सम मूवमेंट्स आर ड्यू टू ग्रोथ, और ग्रोथ कहाँ पे होता है? एग्जाम्पल में लिख लीजिए प्लांट्स। देन सम मूवमेंट आर ड्यू टू नॉन ग्रोथ, नॉन ग्रोथ मूवमेंट हो गया वो। और ये कहाँ कहाँ पे होता है? मैनी एनिमल्स एंड सम प्लांट्स। तो अब देखो वो पूरा पैराग्राफ इस फिगर में कन्वर्ट हो गया। तो जब भी अगर आइडिया ऐसा हो रहा है, अब ये इफेक्ट था और ये उसके कॉज है, अगर इसमें ब्रेक कर दिया आपने तो वेल, अगर नहीं भी ब्रेक कर पा रहे हो और सेंट्रल आइडिया को आपको एक फिगर में ऐसे बनाना है तो इस तरह से बना लीजिए। तो ये समझ गए, ये सब टॉपिक हो गया, ये सब टॉपिक का पहला पॉइंट। अब पहला पॉइंट जो होता है वो लाइन में भी लिख सकते हो कि मूवमेंट्स ड्यू टू ग्रोथ एंड मूवमेंट्स ड्यू टू नॉन ग्रोथ हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ एंड नॉन ग्रोथ उसका एग्जाम्पल। तो ये समझ रहे हो ना किस तरह से हमें नोट मेकिंग करना है हर एक वीडियो के बाद। अब जैसे इस वीडियो के बाद भी आपको ग्रुप में नोट्स का फोटो सबमिट करना है। तो ये समझ गए, ये पहला पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा, इसमें मूवमेंट के बारे में बताया गया है, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ड्यू टू नॉन ग्रोथ। अब नेक्स्ट, वाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट विथ लाइफ? हम लोग सिर्फ विजिबल मूवमेंट को लाइफ से क्यों एसोसिएट करने लगे हैं? ए पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक ऑफ मूवमेंट एज ए रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन द इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे देखिए एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म जो है ये मूव करेगा। मूव क्यों करेगा? मान लो इसको तेज़ हवा चल रही है तो ये मूव करके चला जाएगा कहीं पे जहाँ पे हवा कम है, किसी रूम के अंदर या कहीं पे। तो अब ये क्या हुआ? इन्वायरमेंट का जो चेंज हुआ उसके कारण ये ऑर्गेनिज्म, ये बॉडी मूव किया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या क्वेश्चन देख रहे हैं कि हमें क्यों ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जिसका विजिबल मूवमेंट हो रहा है उसी में लाइफ प्रेजेंट है। तो इसका एक पॉसिबल आंसर जो ये दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि हम लोग ये सोचते हैं कि जो मूवमेंट है वो रिस्पॉन्स है चेंज इन द इन्वायरमेंट का ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे कैट में बी रनिंग बिकॉज इट सी ए माउस। तो क्या हुआ? कैट के इन्वायरमेंट में, कैट यहाँ पे बैठी हुई है, अब कैट के इन्वायरमेंट में क्या है? माउस नहीं है अभी, ये उसका इन्वायरमेंट है तो बैठी हुई है। अब जब यहाँ से माउस भागा तो कैट ने भागना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ? इसके इन्वायरमेंट में चेंजेस आया ना। चेंजेस क्या है? एक माउस चला गया, उसके कारण ये मूव हुआ। तो इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि अच्छा ये अलाइव है। ये ऐसा नोशन हमारे दिमाग में घुसा हुआ है कि जो मूव कर रहा है वो अलाइव है। सो द कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज़ सीन अ माउस। Not only that, we also think of movement as an attempt by living organism to use changes in their environment to their advantage. जैसे plant grow out into the sunshine, तो environment में जो changes हो रहे हैं उसको अपने advantage के लिए plant grow करता है, तो उसका वो movement हम लोग देखते हैं। सूरज की तरफ grow करना, तो वो इन्वायरमेंट में चेंजेस को अपने बेनिफिट के लिए यूज करने के लिए मूव किया। चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ स्विंगिंग। बफेलो च्यू कट टू हेल्प ब्रेक अप टफ फूड सो एज टू एबल टू डाइजेस्ट इट बेटर। व्हेन द ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन आवर आईज और व्हेन वी टच ए हॉट ऑब्जेक्ट वी डिटेक्ट चेंज। हमें ये लगता है अच्छा कुछ तो अलग हो गया, एंड रिस्पॉन्स टू इट। गरम को छुआ तुरंत हटा दिया, गरम को छुआ हमारे दिमाग को लगा अरे इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हुआ, तुरंत हाथ हटा दिया। हाथ हटाना इज द रिस्पॉन्स विद द मूवमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। तो हाथ हटा दिया, मूव किया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ।
ठीक है. If we think a bit more about this, it become apparent that all this movement in response to the environment is carefully controlled. अब अगर देखो इन सब चीज़ों पे, ये जो बफेलो च्यू कर रहा है, या प्लांट सनशाइन की तरफ जा रहा है, या हम लोग गर्म चीज़ों को टच करके तुरंत हाथ खींच लेते हैं, इन सब चीज़ों का के पीछे ये चीज़ें एकदम केयरफुली कंट्रोल्ड हैं. और कौन इसको कंट्रोल कर रहा है? तो वही रिलेट करो यहाँ पे चैप्टर का स्टार्टिंग जो हुआ था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो कोई एक सेंट्रल दिमाग है जो सब कुछ को कंट्रोल कर रहा है. बॉडी अगर गर्म चीज़ को लगे रहेगी, हाथ ज़्यादा देर तक लगा रहा है तो जल जाएगा, तो सिग्नल जाता है कि हाथ हटाइए जल्दी से, जल रहा है आपका हाथ, तो फिर हट जाता है. ईच काइंड ऑफ अ चेंज इन द इन्वायरमेंट इवोक्स एंड एन एप्रोप्रिएट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स. ये तो ईजी है. अब यहाँ पे देखो, ये सेकंड चीज़ में क्या था, सेकंड पैराग्राफ में अगर इसका नोट्स बनाना हुआ तो इसमें कुछ है इंपॉर्टेंट कि वाई वी एसोसिएट विजिबल मूवमेंट विथ लाइफ, और इसमें ये कर देंगे बिकॉज वी थिंक इट ए मूवमेंट एज ए रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द इन्वायरमेंट. और इसके ये एग्जाम्पल्स हैं. नाउ थर्ड पैराग्राफ, इफ़ यू थिंक अ बिट मोर, हमें ये पता चल जाएगा कि ये चीज़ें जो एक्शन हो रही हैं ये केयरफुली कंट्रोल्ड है हमारी. ईच काइंड ऑफ चेंज इन द इन्वायरमेंट इवोक्स एन अप्रोप्रिएट मूवमेंट. व्हेन वी वांट टू टॉक टू आवर फ्रेंड इन द क्लास में अगर हैं तो विस्पर करेंगे, अगर कहीं फील्ड में बैठे हुए हैं तो चिल्ला के बुलाएंगे. तो हम लोगों ने अपने इन्वायरमेंट को देख के केयरफुली एक रिस्पॉन्स जनरेट किया ना. क्लियरली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड्स ऑन द इवेंट दैट इज ट्रिगरिंग. अगर कोई चीज़ नॉर्मल बुलानी है तो आराम से आवाज़ देंगे, कोई आ जाएगा. लेकिन अगर कोई इमरजेंसी में बुलाना है तो जल्दी से चिल्लाएंगे. तो इस चिल्लाना और आवाज़ को धीरे से बोल के किसी को बुलाना, इसमें क्या चीज़ हो रही है? ये डिपेंड कर रहा है कि क्या इवेंट उसको ट्रिगर कर रही है, तो हम कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं. Therefore, such controlled movement must be connected to the recognition of various events in the environment, followed by only the correct movement in response. तो अब हमें पता है, जैसे मैं ये हॉट ऑब्जेक्ट को छूने का एग्जांपल ही ले रहा हूँ दोबारा, मुझे पता है कि ऐसा गर्म चीज़ है, लगाया हाथ, तुरंत हटा दिया. हमें पता है इन्वायरमेंट में कि इस तरह की चीज़ होती है, उससे ऐसा कॉन्सिक्वेंस होगा, तो हमारा रिस्पॉन्स कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड है. In another word, living organism must use systems providing control and coordination. In keeping with the general principle of the body organization in multicellular organism, specialized tissue are there to provide control and coordination activity. तो अब देखो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक टिश्यू स्पेसिफिक चीज़ें करता है. ये हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? तो उसके लिए भी स्पेशल टिश्यू है. फर्स्ट सब टॉपिक आता है, सेकंड सब टॉपिक आता है एनिमल्स नर्वस सिस्टम. इन एनिमल सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू. तो सबसे पहले मल्टी सेलुलर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी के लिए स्पेसिफाइड टिश्यू है. मल्टी सेलुलर में पहला जो है वो है एनिमल्स. एनिमल्स में स्पेसिफाइड क्या है? ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू. ये लिख दिया, नोट्स बन गया मेरा पहला पेज का. In animals, such control and coordination are provided by the nervous and muscular tissue, which we have studied in class 9th. Touching a hot object is an urgent and dangerous situation for us. ठीक है, we need to detect it and respond to it. How do we detect that we are touching a hot object? कैसे पता चलेगा? कोई सिग्नल यहाँ से कहीं भेजेगा ना. सो ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल. अब यहाँ पे देखिए, ये न्यूरॉन का स्कीमेटिक्स दिया हुआ है.
पहला जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और दूसरा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? नर्व सेल। आपने सेल पढ़ा होगा, सर्कल बनाते होगे, न्यूक्लियस बनाते होगे, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स, ये सब बनाया, लेकिन ये एक स्पेशल सेल है जिसको न्यूरॉन बोला जा रहा है। इसमें देख लीजिए, ये न्यूक्लियस है इसका। अब ये जो सर्कुलर सेल देखते थे हम लोग, वो यहाँ पे सर्कुलर ना होके इस तरह से डेंड्राइट्स बना हुआ है इसमें, DENDRITE, डेंड्राइट। ठीक है, तो ये ऐसे डेंड्राइट ब्रांचिंग निकली हुई है, और एक यहाँ पे ये एक्सॉन है, तो इसको बोल दिया एक्सॉन, और फिर यहाँ पे ये नर्व एंडिंग है, ये नर्व एंड हो गया। तो अब आओ यहाँ पे कि हम हॉट ऑब्जेक्ट को कैसे डिटेक्ट कर रहे थे। सो ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल। ये नर्व सेल है हमारा। दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन। अब जहाँ से रिसीव करना है हमें कि हॉट ऑब्जेक्ट टच किया या कोल्ड ऑब्जेक्ट टच किया या क्या टच किया, तो फिर वो डिपेंड करता है कि हमारे रिसेप्टर्स जो हैं वो सेंस ऑर्गन में लोकेटेड हों। दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन। तभी तो मैं सेंस करूँगा और ट्रांसमिट करूँगा चीज़ों को, कि मैंने रफ सरफेस को टच किया, मैंने हॉट सरफेस को टच किया। सो सच एज, ये कहाँ कहाँ पे होंगे? अब इनर ईयर में होंगे, नोज में होंगे, टंग्स में होंगे, एंड सो ऑन। सो some receptors will detect the taste and some receptors will detect the smell। अब इन दोनों रिसेप्टर को, olfactory रिसेप्टर, इन सबको आपको याद रखना है कि टेस्ट के लिए कौन सा और स्मेल के लिए कौन सा। तो इस पैराग्राफ में ये 2 पॉइंट लिख देना। तो अभी तक आ रहा है आपको समझ में ना? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, और इसको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाए, इसको गस्टेटरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। इसको मैं आपको बाद में क्लियर करके बताऊंगा कि इसको बोला कैसे जाता है, लेकिन इन रिसेप्टर्स के बारे में आप अवेयर रहें। So this information acquired at the end of the dendritic tip, डेंड्राइटिक टिप पे इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखो। सेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। तो जब डेंड्राइटिक टिप को हॉट ऑब्जेक्ट का टच हुआ, तो वहाँ से एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स, छोटा सा करंट जाएगा। करंट क्यों जाएगा? बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस के कारण। एंड दिस इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी। और ये जो इम्पल्स है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ये डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ जाएगा। एंड देन अलोंग द एक्सॉन, और फिर एक्सॉन से टू इट्स एंड, और एंड पे चला जाएगा। At the end of the axon, the electrical impulse set off the release of some chemicals। अब यहाँ पे फिर से कुछ केमिकल्स रिलीज होगा। These chemical cross the gap और synapse। अब देखो, ये तो सेल है, सेल का लेंथ काफ़ी छोटा होता है, तो इसके बाद काफ़ी सारे सेल्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए, तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों एकदम जॉइंट है, इनके बीच में गैप है, जिसको बोला जाता है सिनैप्स। और यहाँ पे केमिकल, जैसे एसिटाइल को, ये केमिकल रहता है। ये केमिकल्स वगैरह का डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी देख लो आप कि एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। ठीक है, सम केमिकल्स, नाम नहीं दिया हुआ है। दीज केमिकल्स क्रॉस गैप और सिनेप्स एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन ए डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में सिनैप्स, और यहाँ से डेंड्राइट टिप ने लिया हमारा हॉट
सरफेस को टच करने का रिएक्शन, और उसने केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बना के भेजा, और यहाँ इस गैप में फिर एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा जो दूसरे न्यूरॉन पे जाएगा। तो इस तरह से कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है। अब जैसे ये पूरे न्यूरॉन को अगर मैं एक लाइन बना रहा हूँ तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन ऐसे जुड़ा हुआ है और एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है, और यहाँ पे बना हुआ है गैप, इसको बोला जाता है सिनेप्स। और यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ, पहले टच किया, टच ने क्या किया, केमिकल रिएक्शन किया, केमिकल रिएक्शन से क्या हुआ, छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ, वो यहाँ पे जा रहा है, उसने इस केमिकल रिएक्शन यहाँ पे कराया और इस केमिकल रिएक्शन ने एक फिर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया और ऐसे ट्रांसफ़र होता जा रहा है। So this is a general scheme of how a nervous impulse travel in the body. A similar synapse finally allow the delivery of such impulse from neurons to other cell. अब जैसे न्यूरॉन्स से फिर एक सिमिलर सिनेप्स जो है वो मसल्स को चला जाएगा, सच एज मसल सेल और ग्लैंड, जो कि सब रिएक्ट करेंगे उसको देख के, मोशन करना होगा तो करेंगे। सो इट इज़ दस नो सरप्राइज दैट नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क। तो अब देख लो, नेटवर्क से बना हुआ है। नर्वस टिश्यू जो है वो नेटवर्क ऑफ नर्व सेल है, और नर्व सेल को ही न्यूरॉन बोल रहे हैं हम लोग। एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो इंफॉर्मेशन जा रही है, और इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में जा रही है, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में जा रही है, एक बॉडी से दूसरे एंड तक, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। तो अब एक फिगर है ये 7.1 में, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। कर लिया हम लोगों ने आइडेंटिफाई, वेयर द इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, टिप्स पे, थ्रू विच इन्फॉर्मेशन ट्रेवल, समझ गए, बॉडी के थ्रू, एक्सॉन के थ्रू, एंड वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। तो वो गैप में, वो समझ गए हम लोग, सिनेप्स। ठीक है, तो आज यहीं तक हम लोग करते हैं ये एक्टिविटी, और फिर रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे। ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आएगा आपको।